सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव शेरशाह सी शेख मोहिद्दीन और पत्रकार विशाल दहिया। आखिरकार संसद के दोनों सदनों से ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी मिल गई है। इस बिल के जो अलग अलग आयाम हैं उनको समझने के लिए और बिल में जो नए बदलाव किए गए हैं उनको और बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आज एक महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद हैं। शेख मोहिद्दीन साहब हमारे साथ हैं, संयुक्त सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। वक्फ और वामसी पोर्टल की जिम्मेदारी इनके पास है। मोहिद्दीन जी, सबसे पहली चीज लिसनर्स जो हमारी जानना चाहेगी, समझना चाहेगी, वो ये कि वक्फ का इतिहास क्या है, क्योंकि क्या बदलाव हो रहे हैं उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि वक्फ का इतिहास क्या रहा है। पहला एक्ट जो है भारत में आई थी वो है मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। ये वैलिडेटिंग एक्ट आई थी वक्फ अल औलाद को वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि उसके पहले 1894 में प्रिवी काउंसिल ने वक्फ अल औलाद को क्वैश कर दिए थे। वो इसलिए क्वैश कर दिए थे कि वक्फ और उनका ट्रस्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो प्रोटेस्ट हो गई थी भारत में अगेंस्ट 1894 डिसीजन। तो ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाई थी। उसके बाद ये वक्फ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही थी, उसकी वजह से उन्होंने मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 लाए थे। अकाउंटिंग और रजिस्टरिंग की पर्पस से, यानी कोई मुतवल्ली होगा वो पास वाले जो कोर्ट में जाके वो वक्फ रजिस्टर करेगा, उसका आमदनी क्या है, उसमें से खर्चा क्या हो रही है, ये सब उसमें हिसाब देना पड़ता था। दैट वाज द 1923 एक्ट। उसके बाद और एक मसला आ गई थी, वो था कि वक्फ अल औलाद जो वैलिडेटिंग एक्ट 1913 से वैलिडिटी मिल गई थी, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं थी। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाने के लिए मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 लाया गया था। उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंस के बाद 1954 वक्फ एक्ट आई थी, और यह वक्फ एक्ट 1959, 1964, 1969 में संशोधन किया गया। मतलब आजादी के बाद भी इसमें कई तरह के संशोधन हुए। जी। उसमें एक था 1964 एक्ट में सेंट्रल वक्फ काउंसिल लाना था। फिर 1969 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुई थी, उसी को एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के लिए भी आई थी। ऐसे कुछ वजह से इनको बार बार अमेंड करना पड़ा था। तो उसके बावजूद भी वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। इसकी एक वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट घोषित किया गया था 1970 में। उनका रिपोर्ट आई थी 1976। वो कंप्रहेंसिव रिपोर्ट था 1976 का। उसकी बेसिस पे पूरा 1954 एक्ट को रिपील करते हुए 1984 एक्ट लाया गया था। बट उस समय भी यही प्रोटेस्ट होती थी, और 1913 से भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1913 एक्ट में भी प्रोटेस्ट थी। हर बार इस एक्ट को टच किया जाता है तब प्रोटेस्ट होती रहती थी। तो 1984 एक्ट में जबरदस्त प्रोटेस्ट थी। तो पूरा जो एक्ट लागू नहीं किया था, दो ही उसमें सेक्शंस लागू किए थे, लिमिटेशन एक्ट का और वैक्यू एक्ट का। जी। फिर उसके बाद फिर 1995 में कॉम्प्रहेंसिव एक्ट लाया था, दैट इज द एक्सिस्टिंग एक्ट 1995। उसको भी फिर सचर कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे, जॉइंट कमेटी के रिपोर्ट पे बेसिस पे 2013 में बहुत सारे संशोधन लाए गए थे। यानी कि 2025 में जो ये बिल संसद ने पारित किया है, इससे पहले जो आखिरी संशोधन हुआ वक्फ एक्ट में वो 2013 में हुआ। अब एक सवाल ये उठता है मोहिद्दीन साहब के 2025 में जो संशोधन लाए गए हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हर बार कुछ न कुछ कारण था संशोधन लाने के लिए, और उनका विरोध भी हर बार हुआ, लेकिन कारण कुछ था। अब 2025 के जो संशोधन है उनके पीछे क्या कारण? ये पाया गया था कि वक्फ मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, और इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा था, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि विच प्रॉपर्टी इज वक्फ और कौन इसका मुतवल्ली है, उसका क्या आमदनी है, किसके लिए खर्चा किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वक्फ मैनेजमेंट में सर्वे थी, और हमारी देश में 9 छोटे छोटे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में ही सर्वे कंप्लीट किए थे। ना सर्वे हुई थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मिसमैनेजमेंट हो रही थी, और बहुत सारे करप्शंस की कंप्लेंट्स हो रही थी, एनक्रोचमेंट की आ रही थी। इसकी वजह से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया था। लेकिन इस बिल को पारित करने से पहले इसको जब पेश किया गया 2024 में, तो इसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया, जेपीसी के पास भेजा गया। आप जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय है उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे जेपीसी में, आपने 34 में से 32 बैठकें आपने अटेंड की हैं।
किस तरह की चर्चा रही जेपीसी में, अगर आप हमारे लिसनर्स को बता पाएं कौन से वो मुद्दे थे जिन पे ज्यादा चर्चाएं हुई, किस तरह के लोगों ने आकर अपनी बातें सामने रखी, क्योंकि जेपीसी ने बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं उनसे बातचीत की, मुसलमान समुदाय के लोगों से बातचीत की, तो ये चर्चा किस तरह से रही और किस तरह की रिकमेंडेशंस में क्या क्या बदलाव जेपीसी ने अपनी तरफ से सुझाए सरकार को? जॉइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किए थे आफ्टर द वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। 9 तारीख को ये घोषित किया गया था जॉइंट कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल। चेयरमैन था श्री जगदाम्बिका पाल और उनके अलावा 30 और मेंबर्स थे, 21 लोग लोकसभा से और 10 लोग राज्यसभा से। जॉइंट कमेटी ने 36 मीटिंग लिया था और उसमें 284 स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और इसके अलावा 25 स्टेट वक्फ बोर्ड्स आए थे, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बुलाया गया था, 5 स्टेट माइनॉरिटी कमीशंस की रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे। इसके अलावा एमपीज, एमएलए, एमएलसीज ये सब इनके सामने आके अपनी राय पेश किए थे। पूरे देश में कितने भी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस हो उन सबको बुलाया गया था। ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट कमेटी के सामने आके अपना राय पेश किए थे। इसके अलावा जॉइंट कमेटी को 97 लाख रिप्रेजेंटेशंस आई थी। उन्होंने पोर्टल खोले थे उस समय वक्फ बिल के ऊपर, तो उनके पास 97,27,772 मेमोरेंडा आए थे। इसके ऊपर जॉइंट कमेटी ने 10 शहरों को भी स्टडी टूर करके वहां जाके लोगों से भी मिले थे, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता एंड लखनऊ। इसके बाद ये जो 44 क्लॉसेस थी हमारी ओरिजिनल बिल में, जॉइंट कमेटी ने ये सब एग्जामिन करने के बाद 14 अमेंडमेंट्स अडॉप्ट की थी। तो क्या सरकार ने उनमें से कितनी अमेंडमेंट्स को माना नया बिल लेके? सरकार ने इनकी 14 अमेंडमेंट्स को भी मान लिया। सभी जो अमेंडमेंट्स थी, जो जेपीसी की रिकमेंडेशन थी, उन सबको नए बिल में समाहित किया गया। नया बिल में समाहित किया गया और उसके अलावा सरकार का भी 4 ऑफिशियल अमेंडमेंट्स थी, ये भी बिल लोकसभा ने पास किया, उसमें है। जी, दोनों सदनों की तरफ से जो बिल पारित हुआ है, अब उसमें पिछले साल यानी कि 2024 में जो बिल लाया गया था उसमें से 14 अमेंडमेंट जेपीसी से जो सुझाव में आए और 4 सरकार ने अपनी तरफ से अमेंडमेंट्स लेके आए। बिल में जो बदलाव लाए गए हैं, जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, उनमें से कुछ पे जरा बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि बिल में बदलाव लाने की यानी कि अमेंडमेंट लाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके कुप्रबंधन की बात चल रही थी, उसमें भ्रष्टाचार की बात चल रही थी। तो जो नए बदलाव किए गए हैं उनसे जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसके प्रबंधन में किस तरह से बदलाव आएगा, क्या असर पड़ेगा, क्या नई चीजें बदलेंगी उसमें? पहली चीज है कि हम इसको डिजिटाइज करने जा रहे हैं। पूरा एक वक्फ का पूरा लाइफ साइकिल अब डिजिटाइज हो जाएगा। वक्फ औकाफ लिस्ट बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फिर इसमें अगर केस चल रहे तो केस का डिटेल्स, ये सब हमारी पोर्टल में आ जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन इज नाउ मैंडेटरी थ्रू अ डीड। पहले ओरल वक्फ क्रिएट करते थे, अब ओरल वक्फ क्रिएट नहीं हो सकता है, वक्फनामा के थ्रू ही करना पड़ता है या डीड रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही करना पड़ता है। तो ये सब आने पे क्या है कि प्रॉपर टाइटल हो जाता है, प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये हमारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देन उस प्रॉपर्टी को भी सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये करने के लिए कोई मियाद है, कोई समय सीमा है कि इतने समय के भीतर हो जाना चाहिए? जो एक्सिस्टिंग वक्फ है 8,72,000 वक्फ प्रॉपर्टीज है, उसका डिटेल्स हर वक्फ को 6 महीने के अंदर प्लस 6 महीना और दिया गया, पूरा 12 महीने के अंदर उनको पोर्टल और डेटाबेस जिस दिन से आ जाएगी उस दिन के 12 महीने के अंदर उनको अपलोड करना पड़ता है। जिस दिन से हमारी पूरा ये कैप्चर हो जाएगी वक्फ प्रॉपर्टीज का डिटेल्स, उस दिन का इसका एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सबको दिख जाएगी और इसका जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, ये सब उसमें पोर्टल में आ जाएगी, सब कुछ कैप्चर किया जाएगा उसमें पोर्टल में। एक और महत्वपूर्ण संशोधन है इस बिल में और वो है वक्फ बाय यूजर जो क्लॉज था वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो 2 सवाल मेरे इससे जुड़े हैं। पहला तो ये कि ऐसा करने के पीछे, ये संशोधन लाने के पीछे क्या कारण था, और दूसरा ये कि ऐसा करने से असर क्या पड़ेगा जो वक्फ की संपत्तियां हैं या उनका प्रबंधन है या आने वाले समय में जो वक्फ को संपत्तियां मिलेंगी, क्या असर दिखेगा हमको उसका? आज की डेट पे ये 8,72,000 प्रॉपर्टीज में 4,02,000 प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर में मोस्टली इट इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मस्जिद होता है, इमाम बाड़ा हो जा सकता है, ग्रेवयार्ड्स हो सकता है। इनका कोई कागजात नहीं है, नो प्रॉपर डीड्स, ये सब नहीं है। इसकी वजह से डिस्प्यूट्स बढ़ता जा रही है। तो इसको हमने वक्फ बाय यूजर एज सच हमने इसको डिलीट नहीं किया है, बट जो जॉइंट कमेटी ने एक प्रोवाइजो ऐड करके जो एक्सिस्टिंग वक्फ बाय यूजर है यानी 4,02,000 जो ऑलरेडी है,
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोवाइजो डाल रखा है। ऑल दोस रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर, अभी तक तो रजिस्टर्ड है, उन सबको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अभी टाइम भी है लोगों को, अभी बाकी अगर वक्फ बाय यूजर कहीं भी हो जाके जल्दी रजिस्टर कर लें। और वो कब तक करवा सकते हैं? वही 6 महीने की मियाद और 6 महीना एक्सटेंशन जो आपने अभी बताया। जैसे हमारी वक्फ एक्ट आने के पहले जाके कर लेंगे, रजिस्टर कर ले तो दैट विल बी प्रोटेक्टेड। यानी कि जो बिल पारित हो गया है उसका एनेक्टमेंट से पहले अगर आप कर पाएं तो वो किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4 लाख के आसपास जो वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वो संख्या है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा प्रोविजन जो है बिल में रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है महिलाओं से संबंधित। शायद क्लॉज 3A की अगर हम देखें तो उसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान रखा गया है। तो वो कैसे होगा और उसका असर कैसे पड़े? कि वक़फ़ अल औलाद जो है, अपने औलाद के लिए वक़फ़ किया जाता है, उसमें जो है महिलाओं की इनहेरिटेंस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। एक ये है। दूसरी है कि हमारी वक़फ़ बोर्ड और सेंट्रल वक़फ़ काउंसिल में ऑलरेडी एक्सिस्टिंग 2 वुमेन मेंबर्स का भी है। वुमेन मेंबर्स का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो वक़फ़ अल औलाद का जब वो सक्सेशन बंद हो जाता है, वक़फ़ का जो रेवेन्यू है वो इस बार हम इनको विडोज, डाइवर्स वुमेन, ऑर्फन्स, बच्चों के लिए इसको यूटिलाइज करने के लिए प्रोविजन रखा गया है। ये बिल में अमेंडमेंट है ये। बट इसमें ये भी डाला गया कि वाकिफ ने कहीं लिखा है कि ये विधवाओं के लिए, बेवाओं के लिए और बच्चों के लिए रखना है। उसके बेसिस पे जैसे वक़फ़ अल औलाद में जो सक्सेशन एंड हो जाती है एंड बिकम्स अ प्रॉपर पब्लिक वक़्फ, उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ वुमेन, चिल्ड्रन और इनके लिए यूज किया जाएगा। जो महिलाएं और बच्चे हैं उसको उसका पूरा लाभ मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात है इस विधेयक में, वो ये है कि जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है, और या फिर स्टेट वक्फ बोर्ड है, राज्य के जो वक्फ बोर्ड है, उसमें गैर मुसलमान जो है, नॉन मुस्लिम्स जो है, उनके नॉमिनेशन की भी व्यवस्था रखी गई है। तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए, वक्फ आज की डेट पे गैर मुसलमानों को भी स्टेक होल्डर्स माना जाता है। इसमें गैर मुसलमान मतलब हमारी वक्फ में दरगाह होती है, इमामबाड़ा होती है, खानका होती है, इसमें नॉन मुस्लिम्स आर आल्सो स्टेक होल्डर्स। कई वक्फ प्रॉपर्टीज को रेंट पे ले रखा है, नॉन मुस्लिम्स भी है। फिर लिटिगेशन, ये सब में स्टेक होल्डर्स नॉन मुस्लिम्स है। तो स्टेक होल्डर्स को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इसमें। डोनर्स भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं। दैट इज वाई हमने ज्यादा नहीं दिया। 22 मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के। यानी आउटसाइड मेंबर्स होंगे 2, यानी एक्स ऑफिशियो मतलब हमारी मिनिस्टर साहब इसके चेयरमैन होंगे, और एक जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जो वक्फ डिवीजन देखता है, यू विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल। उसी तरह 3 लोग स्टेट वक्फ बोर्ड्स में भी नॉन मुस्लिम्स हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल मोहसिन साहब, और वो ये कि इन सब बदलावों का जो कि संशोधन जो लाए गए हैं इस बिल में, जो कि पारित हुआ है, इसका मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबके के लोग हैं, या फिर मुस्लिम समुदाय में ही जो माइनॉरिटी तबका है, जिसे पसमंदा मुसलमान कहें, उनको क्या कोई बेनिफिट होगा? या सबसे पहली बात यह है कि पहली बार जो है ये स्टेट वक्फ बोर्ड में पसमंदा मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा बोरा, आगा खानी, इनको भी स्टेट वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। दिस इज फर्स्ट टाइम कि भाई हम पसमंदा मुस्लिम्स की बात ही कह रहे हैं, यानी इसमें बैकवर्ड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा ऑन द स्टेट वक्फ बोर्ड। ये पहली बार हो रही है। जी, धन्यवाद मोहिउद्दीन साहब। ये थी चर्चा वक्फ संशोधन बिल 2025 पर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव शेरशाह सी शेख मोहिद्दीन और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में